गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 19 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से यहाँ पे हम लोग कई सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। रिमीशन का एक टॉपिक रहेगा जिसमें काफ़ी फेमस केस रहा गुजरात से, जिसमें बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उनके फैमिली मेंबर्स को जो मर्डर किया गया था, तो 11 लोगों को रिमिट कर दिया गया था, उनको जेल से रिहा कर दिया गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काफ़ी एक कड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया में रिमिशन लॉज कैसे होते हैं, कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं। टीलियो सैटेलाइट एक सिंगापुर का सैटेलाइट है जिसे बहुत जल्दी इसरो लॉन्च करने वाला है सतीश धवन स्पेस स्टेशन से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पीएसएलवी के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हालांकि ये तो रिपीटेड सही रहेगा, बट फिर भी थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। यूएलबी यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होने वाले हैं नागालैंड में, वहाँ को लेके के काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है। यूजुअली 33% का रिजर्वेशन होता है वीमेन के लिए, लेकिन नागालैंड के अंदर ये रिजर्वेशन नहीं होगा और वीमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। उसके पीछे पूरे कारण क्या हैं और क्यों वो हो रहा है, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस वहाँ पे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक टेक्स्ट सेक्शन है जो आज लिया गया है। जैसे कि हम लोग आजकल देख ही रहे हैं भैया, हार्ट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग का उसके अंदर क्या रोल हो सकता है। छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। यमन के अंदर एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कई सालों से यमन के अंदर सिविल वॉर चल रहा था और इस समय दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो भी यमन के अंदर चल रहा है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, उसके चलते यमन के अंदर भी सीज़ फायर की प्रोसीजर जो है चल रहा है। तो यमन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पे हल्का सा हम लोग मैप वर्क भी करने वाले हैं और ये सारी चीज़ों के पीछे की कहानी क्या है वो थोड़ा जानेंगे। उसके अलावा चाइना के साथ भी हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, ये भी एक आज एडिटोरियल सेक्शन में दिया गया है। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो बताए गए हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो डू व्हाट इज़ राइट नॉट व्हाट इज़ अगर यार इजी होता तो सब कुछ कर रहे होते, है ना। तो इंसान को वही करना चाहिए जो सही होता है, उसमें चाहे भाई कितनी मुसीबत भी आए। ऑफ कोर्स इट्स बिल्किस टुडे, इट कैन बी एनीबडी टुमारो। तो ये केस तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। 2002 के अंदर जब राइट्स हुए थे गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे बिल्किस बानो, इनका गैंग रेप हुआ था और इनकी फैमिली मेम्बर्स को भी मार दिया गया था। इनकी छोटी बच्ची थी, उनको भी मार दिया गया था। तो उसके अंदर 11 लोगों को सज़ा मिली थी, लेकिन गुजरात की सरकार ने उनको रिमिशन दे दिया था, तो वो लोग छूट गए थे और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर रही। आप सबने देखा है, जब ये लोग छूट के आए तो इनको माला वाला पहनाई गई, इनका स्वागत किया गया। इवन वहाँ के जो लोकल एमएलए एमपीज़ वगैरह थे, वो भी इनके स्वागत में आए। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है ये पिछले दिनों। लेकिन सिर्फ वो कंट्रोवर्सी ही नहीं, यहाँ पे लीगल कंट्रोवर्सी भी रही है। लीगल कंट्रोवर्सी ये कहती है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन लोगों को जो रिमिशन दिया है उसमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, तो लीगल लैप्सेस यहाँ पे हुए हैं। तो कोर्ट के अंदर ये उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई और कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली ये रिक्वेस्ट किया गया कि साहब प्लीज़ आप इस मैटर को देखिए, इसके अंदर कई सारे लैप्सेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसी बात के ऊपर ये बोला है कि, और गुजरात गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि भैया आपने कौन कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया है। क्योंकि जब उनसे फाइल मांगी गई तो सर गवर्नमेंट ने फाइल दिया नहीं। उन्होंने कहा सर ये तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको नहीं दे सकते। तो खैर वो एक मामला है। तो रिमिशन के बारे में आपको यस डेफिनेटली पता होना चाहिए, रिमिशन क्या होता है। वैसे आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया तो हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में नहीं दिया गया है। लक्ष्मीकांत की थोड़ी प्रॉब्लम यही है कि लक्ष्मीकांत के अंदर लैंग्वेज काफ़ी लीगल है, और ये लीगल तो होगी भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ही पूरी वकीलों वाली लैंग्वेज है। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने में कई बार थोड़ी सी परेशानी अपने को हो जाती है। खैर, रिमिशन क्या होता है? रिमिशन इज अ कंप्लीट एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस एट अ रिड्यूस्ड पॉइंट। मतलब ये है, इन रिमिशन द नेचर ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स अनटच्ड while the duration is reduced, that is rest of the sentence need not to be undergone। इसका मतलब देखिए, जैसे हम लोग स्कूल में फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो उसे भी यही बोलते थे रिमिशन ऑफ स्कूल फी। इसका मतलब ये है कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी पूरी फीस माफ़ कर दो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस फीस को थोड़ा सा कम कर दो। ऐसे ही होता है रिमिशन वाले केस में।
अब मान लो किसी आदमी को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, कठोर कारावास मिला हुआ है, तो रिमिशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका कारावास तो वही रहेगा, कठोर रहेगा, ठीक है, रिगरस रहेगा, लेकिन ये ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। 10 साल की बजाय इसको 7 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। ये होता है रिमिशन, जहाँ पे सिर्फ ड्यूरेशन कम होता है, उसका नेचर, सजा का नेचर, करैक्टर चेंज नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्डनिंग पावर अलग होती है, ठीक है। पार्डनिंग पावर तो बिल्कुल डिफरेंट होती है कि जाइए भैया आपके ऊपर कोई केस ही नहीं है, वो एक अलग हो गया। तो एक तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कैसे कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल दो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट केस इन्वॉल्व हैं, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह। इस केस की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा लीगली हमें एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई थी कोर्ट के द्वारा, उस खास कंडीशन में रिमिशन दिया जा सकता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, हमारे यहाँ पे आता है आर्टिकल 72 जो कि प्रेसिडेंट वाले केस में आता है। प्रेसिडेंट किसी भी प्रिजनर को पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और द सस्पेंड, रिमीट, कम्यूट एंड सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर की बात करता है। गवर्नर कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड द पनिशमेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट की पावर होती है आर्टिकल 72 के अंदर, वो वाइडर होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू पावर गिवन टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। क्योंकि प्रेसिडेंट वाले केस में हम लोग ना कोर्ट मार्शल वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन गवर्नर वाले केस में वो तो सब होता नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा पावर होती है। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर स्टैट्यूटरी पावर्स क्या कहती हैं, उसके अंदर दिया गया है सेक्शन 432। सेक्शन 432 के अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे आप इसे स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है और रिमिट कर सकती है, और इसी का यूज़ किया गया है, गुजरात की सरकार ने यूज़ किया। अंडर सेक्शन 433 एनी सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू अ लेसर वन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर रहा है, राइट। तो बेसिकली ये है कि अगर किसी को 10 साल की सज़ा हुई है, उसको उस 10 साल से पहले भी छोड़ा जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे होती हैं कि उसका बिहेवियर ठीक है और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इस समय जो गुजरात गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर कौन सा प्रोविज़न अपनाया, क्या उन्होंने उस उनको रिहा करने से पहले क्या क्या उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर सरकार ने रिमिशन के लेके कुछ कानून चेंज किए थे, और मतलब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस लिए, तो कुछ कंडीशन यहाँ पे नई नई लगाई गई थी। जैसे जो 50 साल या उससे ज़्यादा के ट्रांसजेंडर पर्सन है या वीमेन है, ठीक है, और जो मेल हैं जो 60 साल से ज़्यादा हैं, उनको रिमिट किया जा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होती, कंडीशन होती है। अगर वो अपनी 50% की सज़ा काट लेते हैं जेल के अंदर, तो उनको रिमिट किया जा सकता है। उसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन होता है, जिसके 70% की ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, और 50% अपना अगर वो सेंटेंस पीरियड काट चुका है, जेल में रह चुका है, तो उसको भी यहाँ पे रिमिशन मिल सकता है। टर्मिनली इल, बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है और उसे ने अपना 2/3 सज़ा काट ली है, तो उस केस में भी, या जो बहुत गरीब आदमी होते हैं जो बेचारे अपनी सज़ा काटने के बाद भी जेल में पड़े रहते हैं क्योंकि वो फ़ाइन वगैरह नहीं दे पाते, पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उनको भी छोड़ा जा सकता है। उसके अलावा जो इसी आदमी ने कोई कमिट अगर क्राइम किया है और वो बहुत यंग एज में क्राइम किया था, जब वो 18 से 21 साल की उम्र में था, और उसने अपना 50% की सज़ा काट ली है, तो इस केस में भी उनको रिमिशन दिया जा सकता है। तो ये कुछ नए रूल पिछले साल चेंज हुए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे भैया टेररिज्म वाले केस में किसी को पकड़ा गया है, या डाउरी डेथ वाले केस में किसी को पकड़ा गया है, या फेक करेंसी वाले जो केसेस आते हैं उनको पकड़ा गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केसेस में किसको पकड़ा गया है, उस केसेस में जो है ये सब नहीं लगेगा। नॉर्मल केसेस के अंदर ये प्रोविज़न लगते हैं, ठीक है। चलिए, इसरो प्लान्स टू लॉन्च टेलियोस 2 ऑन अप्रैल। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सिंगापुर का जो है सैटेलाइट है जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, टीलियोस 2। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए वेदर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, हेज, रेनफॉल, एयर क्रैश वगैरह जो होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उन सभी में जो है इसका यूज़ किया जाता है।
और सेट ये सिंगापुर का है, ये तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सतीश धवन स्पेस स्टेशन से इसको छोड़ा जाएगा और इसका पहला जो पार्ट था वो हम लोग 2015 में छोड़ चुके हैं, सिंगापुर का ही। अब ये सेकंड आएगा। इसे लॉन्च कौन करेगा? हमारा जो सबसे फेमस और सबसे रिलायबल जो लॉन्च व्हीकल है, जिसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे इसको हम लोग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपकी जो है पता होनी चाहिए। यहाँ से देखिए ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जो सैटेलाइट यहाँ से लेके जाता है और उसको ऑर्बिट में जाके सेटअप करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PSLV launch the satellite useful for the Earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. Okay, तो यहाँ पे GSLV और PSLV के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। Satellite launched by the PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on the Earth. GSLV Mark III is the fourth stage vehicle with the first and the third stage solid propellant and the second and the fourth stage are the liquid ones. तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको कई सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम लोग क्लास में कई बार कर चुके हैं, और अगर आप अपना साइंस एंड टेक का पोर्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें करते हो। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, है ना। हमारे पास जो है सिंपली PSLV होता था, फिर हम लोगों ने PSLV बनाया, फिर हम लोगों ने GSLV बनाया, फिर हम लोगों ने SLV बनाया और हम लोगों ने इसका ही अभी मार्क 3 वर्जन बना दिया है। तो एडवांस लेवल ऑफ सैटेलाइट आपको पता होनी चाहिए। उन सैटेलाइट्स के अंदर जो कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं, लॉन्च व्हीकल के अंदर कौन-कौन सी स्टेजेस होते हैं। कोई 3 स्टेज वाली होती है, कोई 4 स्टेज वाली होती है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये स्टेजेस के अंदर कैसा-कैसा फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं, कहाँ पे सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं, ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कितने तरह के अपने पास ऑर्बिट होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम, हाई अर्थ ऑर्बिट कौन-कौन से होते हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी व्हीकल का मतलब क्या होता है, जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। वो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो आराम से जो है इस तरह के क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हो। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, आराम से 5-6 इन्फॉर्मेशन है छोटी-छोटी, आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो 2018 में क्वेश्चन है। और साइंस एंड टेक की हम लोग बात करते हैं तो स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो नई-नई या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी में आप जो है जीन एडिटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। देखिए 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस। ये तो डायरेक्टली द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है। तो एडिटोरियल से सीधे-सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वो आपको देखना पड़ता है कि आपने सिलेबस में आप उसको कहाँ से कवर करते हो। बट येस, एडिटोरियल्स, द हिंदू न्यूज़पेपर और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सभी मिला के आपके क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलिए, देखिए मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, ये पुराना कंटेंट है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपके पास होगा ये, अगर नहीं है तो फिर से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो GSLV बेसिकली PSLV के कंपैरिजन में बड़ा व्हीकल होता है। PSLV हम लोगों ने पहले बनाया था, GSLV हम लोगों ने बाद में बनाया है। और GSLV इतना बड़ा होता है कि ये आपके सैटेलाइट को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है, मतलब 36,000 किलोमीटर तक लेके जा सकता है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे हमारा ऑर्बिट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, GSLV का जिस सैटेलाइट को कैरी करता है उसका वेट भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये भारी व्हीकल होता है बेसिकली। मतलब आप ये समझ लीजिए कि PSLV जो है वो छोटा ट्रक होता है, लेकिन जो GSLV है वो बड़ा ट्रक होता है ना। ये 10 टायर वाला है, ये 14 टायर वाला है। और इससे पहले हमारे पास हुआ करता था वो मिनी वाला, वो अब हम लोग उसको ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक जो है थर्ड स्टेज होती है इसमें। और क्रायोजेनिक का आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। क्रायोजेनिक वो होता है जिसमें हम लोग अपने फ्यूल को बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो जिससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड फॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि इससे स्पेस काफ़ी बचता है और इसका वेट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और इसी की वजह से GSLV सैटेलाइट को बहुत ऊपर तक कैरी कर सकता है, क्योंकि वेट कम होता है, स्पेस कम होता है, तो उसको ज़्यादा तक लेके जा सकता है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए ही मैंने कंटेंट यहाँ पे डाला था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्रायोजेनिक क्या होता है, लिक्विड स्टेज क्या होती है, सॉलिड स्टेज क्या होती है ना, फ्यूल किस तरह से यूज़ होता है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चलिए,
आज का टैक्स सेक्शन पे चलते हैं, नागालैंड म्यूनिसिपल टाइट रोप। और ये ना वैसे तो टॉपिक पुराना है, 1-2 साल पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था। बेसिकली इसका जो बेस है वो ये है कि नागालैंड के अंदर जो कस्टमरी लॉज हैं, मतलब नागालैंड जो नागा पीपल हैं, देखिए नागालैंड के अंदर जो भी रहते हैं वो सब नागा होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नागा स्पेशल कोई ट्राइब होती होगी, ऐसा नहीं है। जो लोग नागालैंड के अंदर रहते हैं वो सब नागा ही होते हैं, ठीक है। तो नागालैंड के जो कस्टमरी लॉज हैं, जो ट्रेडिशनल लॉज हैं, उनके अंदर ऐसा माना जाता है और वो प्रैक्टिस भी करते हैं कि वीमेन जो हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। वीमेन तो वीमेन का जो काम है बेसिकली वो काफ़ी ट्रेडिशनल काम ही रहता है वहाँ पे। हाउस वाइफ्स रहती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाहर काम कर सकती हैं, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ट्रेडिशनली जो बिलीव किया जाता है वो यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, वो उसके अंदर वीमेन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कुछ साल पहले भी कोशिश किया गया था कि 33% का रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन तब भी नहीं हो पाया था। खैर, लेकिन हमारा जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भैया वीमेन को 33% का रिजर्वेशन दिया जाए अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं। अब उसको लेके मामला यहाँ पे पूरा बिगड़ गया। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि नागालैंड को आर्टिकल 371 ए के अंदर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। वो आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा स्पेशल स्टेटस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली नागालैंड की गवर्नमेंट को ये कहा कि आप इलेक्शन करवाइए और 33% का रिजर्वेशन दीजिए। नागालैंड की सरकार ने कहा कि साहब मैं ये नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके नागालैंड की गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल एक्ट 2001 को कैंसिल कर दिया, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता था। तो इसका मतलब वहां पे रिजर्वेशन अभी नहीं मिलेगी। अपोजिशन क्यों है भैया? जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं वहां पे क्या इशू है? इशू यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल और जो कस्टमर वहाँ पे अर्बन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कहती हैं कि भाई अंडर आर्टिकल 371 नागालैंड को प्रोटेक्शन मिली हुई है और जो हमारे पार्लियामेंट का एक्ट होता है वो नागालैंड के ऊपर लागू नहीं होगा। किस केस में? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस के केस में। और जो नागालैंड कस्टमरी लॉज हैं, प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल जस्टिस वगैरह है, इस केस में पार्लियामेंट का कानून नागालैंड के ऊपर लागू नहीं होता है अंडर 371 ए। तो जो म्यूनसिपैलिटी वाला कानून है अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट, वो भी लागू नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। एक ट्राइबल अच्छा, नागालैंड के अंदर कई सारी ट्राइब्स होती हैं, उनकी एक कॉमन बॉडी है जिसे होहोज कहा जाता है, होहोज। ठीक है, वैसे शायद इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो खोखो होती है, लेकिन इसको होहो ही लिखा जाता है। होहो अपेक्स ट्राइबल बॉडी है जिसका ये कहना है कि वीमेन हैव ट्रेडिशनली नॉट बीन पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडीज। इसलिए आप ये मान सकते हैं एक तरह से काफ़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी भी कह सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, वहाँ पे जो है, इसकी शुरुआत एक्चुअली कई साल पहले हुई थी। 2004 के अंदर पहली बार सिविक बॉडी के इलेक्शंस हुए थे जिसमें वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब इलेक्शन होने लगे, 2009 में जब इलेक्शन होने लगे, तो भैया वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। 2012 में फिर से इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई, उस समय भी प्रोटेस्ट हुए। तो कई बार वहाँ पे प्रोटेस्ट हो चुके हैं और फाइनली 2016 के अंदर ये जो 33% रिजर्वेशन वाला है इसको वापस ले लिया गया और तब से लेके अभी तक वहाँ पे इलेक्शन हुए नहीं हैं। तो अभी फाइनली इलेक्शन होने वाले थे और तो वीमेन वाला इशू वहाँ पे फिर से चला गया। तो ये कुछ कुछ करके चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें तो ये फालतू ही की चीज़ें दी हैं, इतना हमें उसके अंदर नहीं जाना है। हाँ, आपको ये बता देता हूँ मैं, इधर करके देखिए आप। आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371 जे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें कुछ स्टेट्स को खास स्पेशल स्टेटस दिया गया है या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसा कि आप नाम यहाँ पे देख सकते हो, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, गोवा और कर्नाटका। इसको मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है कभी कभी बेचारा, ये मेरा लैपटॉप बूढ़ा हो गया एक्चुअली।
तो इन स्टेट्स के अंदर क्या है, जो ट्राइबल प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं, तो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना आप सब देख सकते हो। तो लेकिन हमारा कंसर्न जो है नागालैंड है। नागालैंड के अंदर देखिए आर्टिकल 371 ने नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता है और ये कहता है कि भाई हमारे पार्लियामेंट के जो कुछ एक्ट होते हैं वो नागालैंड के ऊपर लागू नहीं होंगे। कौन कौन सी कंडीशन में? रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, नागा कस्टमरी लॉज एंड द प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं वो इसी के अंदर में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल जस्टिस ऑफ द इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉज, ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ द लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। और वहाँ पे जो पावर दी गई है बेसिकली वो गवर्नर को दी गई है और गवर्नर ये इंश्योर करते हैं कि नागालैंड के जो कस्टमरी लॉज वगैरह हैं वो डिस्टर्ब ना हो और पार्लियामेंट का जो कानून है वो वहाँ पे लागू ना हो, ताकि उनके जो यूनिकनेस है उसको कंजर्व प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और रीजनल काउंसिल भी बनाई गई है वहाँ पे जो है तुसांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 35 मेंबर्स हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो आगे क्या हो सकता है? नागालैंड के अंदर इलेक्शन वगैरह देखो होंगे नहीं। तो नागालैंड के लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों जो अपोज कर रहे हैं, कि भाई जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो वीमेन को, ठीक है आप दे लीजिए, लेकिन ये रिजर्वेशन 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लगातार 2 बार अपने इलेक्शन में दे दिया, काफ़ी है, बात ख़त्म करो। उसके अलावा इनका ये कहना है कि चेयरपर्सन जो होती हैं वो वीमेन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल मेंबर वीमेन होंगी चलेगा, लेकिन चेयरपर्सन नहीं होनी चाहिए, तो उसके रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि नागालैंड के अंदर एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है नागा मदर्स एसोसिएशन, और जिसने ये कहा है कि भाई इस एक्ट को वापस लेने से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने उनसे कंसल्टेशन नहीं किया, तो वहाँ पे एक अलग कंट्रोवर्सी वो चल ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि नागालैंड के हर आदमी अपोज कर रहा है वीमेन रिजर्वेशन को, लेकिन यस कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसा कर रही हैं और प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। खैर, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन येमेन? पहले तो आपको मैं येमेन के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बाद में करेंगे। येमेन 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 येमेन, ये रहा येमेन, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा येमेन की लोकेशन देखिए आप लोग, थोड़ा सा ब्रॉडर अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपना पड़ता है जी येमेन, ठीक है। इधर आपका आ जाता है रेड सी, जो कि बहुत क्रूशियल लोकेशन पे सिचुएटेड है। इधर मिडिल ईस्ट से जो भी ऑयल वगैरह आता है, नेचुरल गैस, वो रेड सी से होकर ही जाता है। और यहाँ पे पड़ता है आपका ये स्टेट बाल एम मंदेब, राइट, जो अपने आप में भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल अगर आप देखें यमन के पास में ही है। तो पहले तो यमन की लोकेशन थोड़ा आप देख लीजिए इधर करके, और यहाँ पे जो है सना, ये यमन की कैपिटल है। और यमन की कहाँ कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इधर आपका आ जाता है रेड सी, बालम मंदेब जो स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ एडन इस तरफ, यहाँ पे आपका आ जाता है ओमान ईस्टर्न हिस्से में, ऊपर आपका आ जाता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर जो डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट, उसका नाम है रब अल खली डेजर्ट, इसमें सिर्फ सैंड ही सैंड है। और यहाँ पे यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में बॉर्डर ऐसे डिमार्केटेड नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मैंने यहाँ आपको डेफिनेटली दे दिया है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ सकते हो, हालांकि जो मैंने आपको बताया ये वही है। ये जो डेजर्ट आपको नज़र आ रहा है रब अल खली, इसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं क्योंकि बहुत दूरों दूरों तक यहाँ पे कोई भैया लाइफ का नाम ही नहीं है, सैंडी डेजर्ट है, दूर दूर तक सैंड है, राइट। उसके अलावा जो यमन का जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे पड़ता है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम है जबाल, हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे आपकी कैपिटल आती है सना, जो कि यमन का सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि यमन के अंदर चल रहा है सिविल वॉर, जहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं। एक तरफ है हुथीस, जो कि जो है शिया ग्रुप्स का जो है मिलिटेंट ग्रुप है, और दूसरी तरफ आती है गवर्नमेंट की जो मिलिट्री है। हुथीस को सपोर्ट मिलता है सीधा सीधा ईरान से, और इनको सपोर्ट मिलता है सऊदी अरेबिया से और कतार वगैरह, और उसके अलावा जो अमेरिका वगैरह है वो। तो कई सालों से यहाँ पे सिविल वॉर चल ही रहा है, लेकिन अभी फाइनली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया दोनों के बीच में जो है सलाह मशवरा करवा दिया जाए, उनका लड़ाई झगड़ा जो है बंद करवा दिया जाए, ठीक है। तो कई सारे जेल में जो लोग पड़े हुए थे बेचारे, 887 लोगों को छोड़ दिया गया है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर मीटिंग हुआ तो दोनों पार्टीज आपस में बैठी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है लड़के,
ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं और इसके अंदर रेड क्रॉस ने और यूनाइटेड नेशन ने ब्रोकरेज किया है इस पूरी डील के अंदर और इसे कहा गया है स्टॉकहोम अग्रीमेंट। ये थोड़ा आपको नाम याद होना चाहिए। ये छोटी-छोटी टर्म्स होती हैं, पूछ लेता है एग्ज़ाम में। स्टॉकहोम अग्रीमेंट वाज़ रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो हालाँकि स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो वो 1972 में हुई थी, वो एनवायरनमेंट के बारे में है। लेकिन ये स्टॉकहोम अग्रीमेंट है जो 2018 में हुआ था, ये बेसिकली उन लोगों को रिलीज़ करने के लिए है जो कि वॉर में पकड़े जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने डील को करवाया है और इस डील के अंदर बेसिकली छोटे-छोटे 3 एग्रीमेंट होते हैं। पहला होता है हुदाया एग्रीमेंट, दूसरा होता है प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट और तीसरा होता है तेज़ एग्रीमेंट। ये नाम भी आप काफ़ी है ना याद रखोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्योंकि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पिछले कई सालों में ट्रेंड देखा जा रहा है, यूपीएससी टर्म्स के बेसिस पे कई सारे सवाल पूछता है। ठीक है, हुदाया अग्रीमेंट, प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट, चलो ये तो फिर भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन तेज एग्रीमेंट ये आपको पता होना चाहिए। हुदाया जो है वहाँ पे एक सिटी है और उस सिटी के अंदर एक पोर्ट सिटी है बेसिकली और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन क्राइसिस हुआ था, तो वहाँ पे मिलिट्री वगैरह को पीछे हटाने की बात हुई थी, वो इसके अंदर में, ठीक है। और तेज़ एग्रीमेंट किसके बारे में बात करता है? ये एक जॉइंट कमिटी बनाने की बात करता है, जिसके अंदर एनजीओज़ वगैरह, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह वो सब आएँगे। तो ये एग्रीमेंट भी वहाँ पे अभी पास हुए हैं। लेट्स होप कि यमन के अंदर थोड़ा माहौल ठीक-ठाक बने। 2011 वो साल था जब यमन के अंदर क्राइसिस शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय अरब स्प्रिंग का एक मूवमेंट चला था, वहाँ पे लेबनान वगैरह, इजिप्ट वगैरह में बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे। प्रो डेमोक्रेसी और उसके सारी चीज़ें हुई। तो कहीं देखिए हूथी वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया है। इनके नाम अगर आपको ऐसा याद नहीं करने हैं, उनके वहाँ पे कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन प्रेसिडेंट था, वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यही है, 80% जो इस समय पॉपुलेशन है यमन की, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्रेड असिस्टेंस के ऊपर ही बेचारी टिकी हुई है। इकोनॉमिकली यमन इस समय बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और वो बेचारे खाने-पीने के लिए ही पूरा यूनाइटेड नेशन के ऊपर या जो लोग ग्रांट्स वगैरह देते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो काफ़ी हालत ख़राब है। लेट्स होप कि इससे कुछ उम्मीद वहाँ पे बनेगी और कुछ सुधार होगा यमन के अंदर में, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक जो चीज़ आप थोड़ा देख सकते हो यमन के बारे में, ये जो यहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, सुकात्रा आइलैंड, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है आजकल। और चाइना-वाइना काफ़ी डील करने की कोशिश करें यमन के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें रेड सी, बालमंदेव, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ से जो भी शिप्स वगैरह आते हैं, तेल लेके या नेचुरल गैस से, वो सब इसके आस-पास से होके ही जाते हैं। तो इसका कंट्रोल अगर चाइना के पास चला गया, तो वो डेफ़िनेटली काफ़ी कुछ इम्पैक्ट कर सकता है यहाँ पे, है ना? तो ये बड़ी बात वहाँ पे हो रही है। बाकी एक जो आज का एडिटोरियल है मिस्टर मनमोहन बहादुर, और ये हमारे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल भी रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे हैं सेंटर ऑफ द एयर पावर स्टडीज़ के अंदर। तो बहुत एक्सपीरियंस भी रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है और बहुत जानते भी हैं और द हिंदू में रेगुलर आर्टिकल्स भी लिखते हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर और इंडिया नेबरहुड के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं। तो सर का क्या कहना है? सर का ये कहना है कि देखो यार, चाइना से ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि पूरी तरह से चाइना जो है प्रॉब्लम को जो है दूर कर देगा। वो चाइना के बस की बात ही नहीं है। चाइना जानबूझ के मुद्दों को उठाता है और जानबूझ के मुद्दों को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करता है। तो मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो चाइना की ये नीयत बिल्कुल भी नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर पीस बने। बेसिकली ऐसा सर का कहना है। ठीक है। चाइना जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है कुछ प्लेसेस को उन्होंने रीनेम कर दिया। ठीक है। कई सारे इंडिया के जो मीडिया पर्सन्स थे उनको वीज़ा नहीं दिया चाइना ने। तो चाइना बेसिकली ये चाहता है कि मामला जो है वो उबलता रहे, ठीक है? ना तो वो इतना उबले कि भैया इंडिया और चाइना के बीच में कंप्लीटली वॉर हो जाए और ना ही वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो चाइना लगातार इंडिया की पावर को बेसिकली टेस्ट करने की कोशिश करता है और ये चाइना के अंदर जो आर्ट ऑफ वॉर है, एक बहुत पुरानी बुक है चाइना के अंदर आर्ट ऑफ वॉर, जिसे जो है सुन जू ने लिखा था और उसके तहत ये सारी चीज़ें बोली गई थी। तो ऐसा देखा जा सकता है ऊपर-ऊपर से कि चाइना फ़ॉलो करता है उस बुक को और उसकी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करता है। और जो मिस्टर शी जिनपिंग हैं, हालाँकि वो उस बुक के बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हैं और वो सारी चीज़ें।
लेकिन जी जिनपिंग इस चीज़ में भरोसा करते हैं कि जो पावर है वो गन से होके जाती है। तो अगर आपको किसी को पावरफुल रहना है, पावर अटेन करनी है, तो वायलेंस हो सकता है या वायलेंस करना जायज़ है, ऐसा जी जिनपिंग का मानना है। जैसे कि आपने देखा कि ताइवान वाले केस में भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, राइट? पूरी तरह से एकदम सरेआम आ गए हैं। अभी थोड़े समय पहले वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी यही कहा था शी जिनपिंग ने, यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड। जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो लोग भी अखंड चाइना की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें ताइवान से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? जो फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं वो नहीं होना चाहिए, और ताइवान हमारा हिस्सा है, तो उसके लिए हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ पे उस समय उन्होंने यहाँ पे कहा था। उसके अलावा कुछ-कुछ और चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं, डिफेंस कमिटी रिमार्क्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। आप एक चीज़ यहाँ पे देखें, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात को नोटिस किया है कि इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बेटर तरीके से कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है भाई डिफेंस इक्विपमेंट्स की। अब इंडिया जो है इक्विपमेंट हम लोग मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे रफ़ेल हम लोगों ने इंपोर्ट किया या बहुत कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया के तहत या आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो तेजस फाइटर जेट्स भी बना रही है, हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा नहीं है। ये काम तो करते हैं लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जिस काम करने करने के लिए 5 साल लिए जाते हैं उसमें ये 20 साल ले रहे हैं। क्योंकि तेजस देखिए, तेजस कितने सालों से बन रहा है भाई। तो इनका ये कहना है कि भाई स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही कहा था कि चाइना और पाकिस्तान 2 इमीडिएट हमारे एडवर्सरीज़ हैं और दोनों से हमें डील करना है। तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करिए, वो आपको करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इंडिया के ऊपर थ्रेट है, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारा जो कई सारे स्क्वाड्रन्स हैं हमारी एयर फोर्स के अंदर, वो कम पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार प्रोक्योर नहीं कर रही है आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में। इंडियन नेवी ने भी बार बार कहा है कि हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, लेकिन सरकार ने के पास हमारे पास अभी 2 हैं, तो सरकार ने तीसरे के लिए साफ साफ मना कर दिया है फ़िलहाल तो हमारी चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे हमारी नेवी की बात करें, इनको जितने रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो इनके पास नहीं हैं। जबकि इस बात से डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि 1962 वाली जो सिचुएशन है वो अभी नहीं है। 1962 और आज 2023 में फ़र्क ये है कि उस समय एयर फोर्स को उतना रेलेवेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है और नेवी को भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है एज़ कम्पेयर टू दैट। आपने यूक्रेन वाले केस में हम लोग देख ही रहे हैं, एयर फोर्स ने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले किया है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो एयरक्राफ्ट वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है, एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है या जो स्क्वाड्रन को इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है, वो सरकार के द्वारा फुलफ़िल की जानी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि हमारे जीडीपी का एटलीस्ट 3% वो डिफेंस के ऊपर खर्चा होना चाहिए, ताकि जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे से थोड़ा सा दूरी बना के रखें और इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में, स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभर सके। हालांकि 3% जीडीपी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे आसपास दुश्मन हैं भाई, तो वो ऑफ कोर्स तो फाइनेंशियल क्रंच तो है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यस, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए कि अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी और देन अपनी मिलिट्री, ठीक है, सभी को बराबर वेटेज यहाँ पे देना चाहिए। तो ये जो है सर ने कहा है। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर मुझे ऐसे कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट नज़र नहीं आए, वही नॉर्मल सी बातें जो हम लोग हमेशा करते हैं वही की गई हैं। बट स्टिल एक इनका एक्सपर्टीज़ है, इनका एक्सपीरियंस है, तो उसको हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।